इलाहाबाद में क्रिसमस से फिल्म सोसाइटी थी कि आपकी फिल्म में एक एक्टर को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर में अवार्ड मिलता है। आप बुलेट राजा जैसी फिल्म बना रहे हैं, साहब बीवी गैंगस्टर बना रहे हैं। और अभी भी कहीं भी शाहगंज की गली हो या खुशहाल पर्वत का इलाका हो, कहीं भी छोड़ दो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो सोख लिया है। कभी बोला था गालिब को ये शहर पसंद नहीं आया तो उन्होंने बड़ी बुराई लिखी थी एक, तो मुझे लगा ऐसा क्या किया हमारे शहर में जो गालिब को अच्छा नहीं लगा। लेकिन चाहे वो तिग्मांशु धूलिया हो चाहे हम लोग, हमें लगता है हम लोगों ने अपने आसपास जो भी कुछ मिला बड़ा सोख लिया, हर चीज को ध्यान से देखा, तो कहीं ना कहीं चाहे कहानी हो फिल्में वो दिख जाएंगी, क्योंकि वही तो मौलिक है। रिचार्ज हो गई यूनिवर्सिटी में, दौड़ आए साइकिल उठा के, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसा काम करते हैं। शाम को पैकअप हुआ सब अपने अपने रास्ते, किसी को पता ही नहीं कि किस धर्म का वाला बगल में बैठा था। तो बड़ी आलू सोया मेथी बैंगन की सब्जी जो बनाता हूँ मैं तो सूखी हो जाती है, तो बोली बेटा पालक डाल दिया को थोड़ी सी, तो वो गीलापन आ जाएगा। अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पहले बताया है कि एपिसोड में हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और हर विषय की एक प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी रुचि का विषय देख सकते हैं। आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम इलाहाबाद से जो बात शुरू करेंगे, तो जो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये इलाहाबाद से जो बात निकलेगी वो मुंबई तक जाके हो रही है। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं जो मुंबई में जाके इलाहाबाद का परचम फहरा रहे हैं। इलाहाबाद में शिशु मंदिर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पीजी इन फिल्म एडिटिंग करते हैं। उन्होंने कई फिल्म्स एडिट की हैं, जिनमें बहुत नामचीन हैं साहब बीवी और गैंगस्टर और द बुलेट राजा। आप सब लोग इन फिल्मों से वाकिफ होंगे। शॉर्ट फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट भी की थी और लिखी भी थी, इतवार, उसको फिल्म फेयर में कुमुद मिश्रा जी को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला। इसके अलावा ये एड फिल्मों में भी काम देते हैं, एड फिल्म मेकर हैं। 150 से ज़्यादा टीवी कॉमर्शियल्स बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े बड़ी एजेंसियों के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, ये एक लेखक भी हैं। इनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन जल्दी ही एक नामचीन प्रकाशक से आने वाला है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, कई एड फिल्म को वॉइस भी दी है। विजिटिंग फैकल्टी भी हैं कई यूनिवर्सिटीज में। और अब मैं इनको बुलाना चाहूंगा। इनका नाम है श्री राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी, आपका स्वागत है। आइए, नमस्कार। राहुल जी, जैसा आपको मालूम है कि हम लोग ये जो विजडम वीव का सफ़र हमने शुरू किया है, इसमें कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ सोशल चर्चाएं हैं, पॉलिटिकल चर्चाएं हैं, कल्चर की बातें होती हैं, और इसमें इलाहाबाद पर एक खास जोर है, क्योंकि इलाहाबाद से मैं एक तो जुड़ाव महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि इलाहाबाद का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो इलाहाबाद की बात तो बीच बीच में एपिसोड्स में आती रहती है। आप इलाहाबाद के वो कहना चाहिए जैम हैं, जिन्होंने इलाहाबाद से जाके एक माया नगरी में, बड़े शहर में अपना स्थान बनाया। और अभी जब हम लोग इस एपिसोड की तैयारी कर रहे थे तो मुझे मालूम भी पड़ गया कि भाई डायरेक्टरों के साथ काम करना, एक एक चीज़ पर ध्यान देना, एंगल पर ध्यान देना, वो तो गनीमत है कि इसके डायरेक्टर आप नहीं हैं, नहीं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया होता। राहुल, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि एक आप शुरुआत की बातचीत में बताइए, ये कैसे होता है कि आप इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में,
और आपको कैसे शौक लगता है कि आप मुंबई पहुंच गए, पहले पूना पहुंच गए पीजी डिप्लोमा करने, और हम लोग आगे विषयों पर चर्चा करेंगे, बट ये कैसे हुआ प्लीज। अगर ये इलाहाबाद नहीं होता और शायद अगर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होता तो मेरा सपना शायद आईएएस या पीसीएस बनने का होता ज्यादा, क्योंकि हर शहर की अपनी एक आकांक्षाएं होती हैं और हर शहर में आपके अपने एक आदर्श मिलते हैं। इलाहाबाद में किस्मत से फिल्म सोसाइटी थी, जिसको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं मिस्टर महेश चंद चट्टोपाध्याय सर, वो चलाते थे। और आपको ऐसा सुनहरा मौका दिल्ली के अलावा, अगर दिल्ली बॉम्बे पूना छोड़ दें, मैं साउथ की तरफ ज्यादा जानता नहीं हूँ, जानकारी मेरी बहुत कम उधर के बारे में, लेकिन अगर इन शहरों को छोड़ दें तो कहीं भी फिल्म सोसाइटी का होना बहुत ही अजीब सी बात है। और पता नहीं कैसे, शायद हम जैसे कुछ लोगों को निकालना रहा हो वो शहर से, तो सोसाइटी में बेहद अजीब फिल्में, मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि इलाहाबाद में रह के मैंने एरिक रोमर, ब्रेसो ये सब देख लिया था, जिनका जो पहला परिचय होता है वो फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में ही जाके होता है। खैर वो फिल्में इलाहाबाद में लगती थी, फिल्म हमारी साइंस फैकल्टी में, और वहां जाना होता था। उसके चलते जो है पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कुछ को म्यूजिक, संगीत सुन के किसी के अंदर कुछ जागता है। वो फिल्में देख के कुछ अजीब सा लगा कि ये चीजें कहाँ होती हैं। जैसा कि अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, मिलियन माइल्स अवे कुछ था, तो उसमें एक बंदा है जो कि माइग्रेंट लेबर है अमेरिका में, माइकल पेना ने उसका रोल किया है। तो उससे पूछा उसके बेटे ने कि पापा ऐसा क्या है जो स्पेसशिप, मतलब स्पेस में जाना चाहते हैं। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स वो जो कि माइग्रेटेड था, मैक्सिकन, और वो बना। तो उसने बोला पता नहीं क्यों, मतलब कारण नहीं पता है पर जाना है। तो वैसे ही होता है, फिल्म सोसाइटी की फिल्में देख के लगा कि पता नहीं क्यों ये ऐसी फिल्में हैं, ऐसी फिल्में बनाने का मन कर रहा है। और फिर मैंने जाके हिम्मत करके चट्टोपाध्याय सर से पूछा, और वो अभी भी हैं और उनको उसी पैशन से उसके फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा तो बोले यार वो तो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में होता है, तो मैं फिर क्या करें। तो उन्होंने कुछ दिन तक मुझे दौड़ाया कि देखने के लिए सिंसियर है कि नहीं, और फिर बहुत मदद की। तो हमको लगता है कि वो शहर में रहने का जो फायदा था और फिल्म सोसाइटी का होना वो इत्तेफाक था। आप मतलब किसी और शहर में, यूपी में बात करेंगे, लखनऊ तक में नहीं है फिल्म सोसाइटी, सिर्फ इलाहाबाद में, जहां पर एस.डी. बर्मन, अडूर गोपालकृष्णन जैसे महान लोग, ओम पुरी जैसे लोग आ चुके, वो फिल्म सोसाइटी में बैठ के लोगों के साथ फिल्में देखी, उन पे बातें की हैं। तो ये वरदान है और ये इलाहाबाद के चलते हुआ। बहुत अच्छा राहुल, आपने बताया इलाहाबाद का असर आया वहाँ के एक माहौल की वजह से, और वहाँ आपका फिल्म सोसाइटी में जाना होता है और एक रास्ता आप पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आप इस सफ़र को कर रहे थे, आप जा रहे थे पूना, उसके पहले आप इलाहाबाद में जब फिल्म सोसाइटी में जा रहे थे तो इलाहाबाद में भी घूमते थे निश्चित तौर पर, कटरा, सिविल लाइंस, चौक, यूनिवर्सिटी रोड, सभी घूमते रहे होंगे। तो क्या इलाहाबाद की ऐसी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, चीज़ें थीं वहाँ के, क्या ट्रेट्स थे, क्या बातें थीं जिन्होंने आपके ऊपर एक ऐसा असर डाला कि रास्ता थोड़ी दिखने लगी? नहीं, मेरे पास अगर तुलना करने के लिए कोई और शहर होता तो मैं बोलता, मैं पैदा ही हुआ पला बड़ा वहीं पर, और जब बॉम्बे आया तो आज भी हम करके ही बात करते हैं। तो मेरे पास और कुछ था नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इलाहाबाद से कोई जमीन जायदाद वाले या पैसे कुछ लेके आता है कुछ था। मेरे पास यही था ले दे के हम बोलना और हिंदी में बात कर पाना और अपने तरीके से सोच पाना। तो वो, और अगर मेरे पास होता कि मान लीजिए जैसे आर्मी वालों के बच्चे होते हैं ना, वो कभी चंडीगढ़ रहे हैं, कभी कलिम्पोंग रहे हैं, कभी जम्मू रहे हैं, तो वो तुलनात्मक अध्ययन कर भी सकते हैं कि उन्हें किस शहर में क्या बेहतर लगा और क्यों नहीं लगा। मेरे पास तुलना करने कुछ है ही नहीं, मुझे जो मिला वो पूरा सोख लिया, चाहे वो कटरा के चौराहे पे, लक्ष्मी टॉकी चौराहे पे शिबू का ऑमलेट सोख लिया हो, या कंपनी बाग के सामने खोखा राय का दही बड़ा, जो मिला, चाहे वो खाने का हो, दिख ही रहा है, खाने का हो, जितना कुछ हो सकता था वो खा लिया, और जो भी कुछ भर सकते थे भर लिया। और मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगता नहीं था कि हम जैसे लोगों का कहीं सब इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि वो अंग्रेजी होगी और फिर बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें पता नहीं होंगी। लेकिन ये बात अच्छी लगी और बड़े इंस्टीट्यूट में कि वो थोड़ा वो ढूंढते हैं कि कहाँ से कुछ मिट्टी की चीजें मिल जाएं। तो हमेशा से जिस इलाहाबाद को जाना था उसके बारे में बात किया, और अभी भी मतलब इतना ज्यादा बसा हुआ है कि इतने साल हो गए। मैं 1999 की फरवरी में इलाहाबाद छोड़ा था,
लेकिन अभी भी कोई बता दे कि किसी ने बताया कि कुंभ मेला के चलते इलाहाबाद का नक्शा बदल गया, तुम आओगे पहचान नहीं पाओगे। मैं गया था अभी 2 साल पहले, मुझे कुछ लगा कि हाँ कुछ बदला, थोड़ी सी रोड चौड़ी हुई है 10 फीट, और क्या हो गया है, रास्ते वही है। और अभी भी कहीं भी शाहगंज की गली हो या खुशहाल पर्वत का इलाका हो, कहीं भी छोड़ दो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो सोख लिया है। कभी कभी होता क्या है कि हाँ कुछ लोग होते हैं ना, यार यहाँ मजा नहीं आ रहा है। और मुझे बड़ा शौक लगा था कि मैंने कहीं पढ़ा था गालिब को ये शहर पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बड़ी बुराई लिखी थी। एक अरविंद मेहरोत्रा जी की किताब भी है, द लास्ट बंगलो, वो इलाहाबाद के बारे में, काफी मतलब इंग्लिश में किताब है। इलाहाबाद में क्या क्या लोग रहे और क्या क्या अनुभव रहा, उन सब में बहुत कुछ पढ़ा, जहां जहां मिलता है इलाहाबाद के बारे में। तो मुझे लगा ऐसा क्या किया हमारे शहर में जो गालिब को अच्छा नहीं लगा। लेकिन चाहे वो तिग्मांशु धूलिया हो, चाहे हम लोग, हमें लगता है हम लोगों ने अपने आसपास जो भी कुछ मिला बड़ा सोख लिया, हर चीज को ध्यान से देखा, तो वो कहीं ना कहीं चाहे कहानी हो, फिल्में, वो दिख जाएंगी, क्योंकि वही तो मौलिक है। अब जो बॉम्बे का रहा होगा, जो बॉम्बे में पला बढ़ा होगा, जैसे मैं सईद अख्तर मिर्जा साहब का एसोसिएट डायरेक्टर भी था, तो जब सईद मिर्जा चूंकि बॉम्बे में पले बढ़े थे, तो वो उनकी जो फिल्में हैं, सलीम लंगड़े पे मत रो, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, तो वो मुंबई, चौल, वहां पे रहने वाले, उनकी समस्याओं पे उनका ध्यान जाता है। मेरा नहीं जाता है, मेरा ध्यान जाता है उन सारी कहानियों पे जो कहीं इलाहाबाद के घाट पे घटित हो रही होंगी, बलुआ घाट, गऊ घाट के आसपास। तो मेरे ख्याल से यही अंतर रहा होगा। तो मेरे पास तुलनात्मक कुछ भी नहीं है, पर जो जो मिला उसको बस पी गए। जैसे आपने बताया, और उस बात का अगर नटशेल में कहें तो यही है कि भाई इलाहाबाद ने एक एक दिन करके आपको बनाया, और वो सब ले जाके आपने बम्बई में प्रयोग किया उसका, और उपयोग भी किया। लेकिन जब आप बम्बई जैसी माया नगरी में, महानगरी में पहुंचते हैं, एक इलाहाबादी है जो कटरा और चौक और सिविल लाइंस घूमते हुए, जिसको कहते हैं कभी वहाँ साइकिल बेचते थे, कभी कुछ करते हुए अचानक अपने आप को पाता है इस माया नगरी में। तो वहाँ पर जो इलाहाबाद की अपब्रिंगिंग है, आपने जैसे बताया ना कि वो चौल की बात करते हैं सईद मिर्ज़ा साहब, और सब अपना अपना, और इलाहाबाद की जो एक तो आपके अनुभव हैं कि वो कहानियाँ हैं, वो चीज़ें, लेकिन जो इलाहाबाद की अपब्रिंगिंग है, उसने वहाँ पर आपको एक अलग पहचान बनाने में कितनी और कैसे मदद की? मैंने जैसे बताया कि मेरे पास मेरे घर का पता इलाहाबाद में गोविंदपुर कॉलोनी में LIG है, जिसका पूरा फॉर्म होता है लोअर इनकम ग्रुप। तो वही का मेरे पास इलाहाबाद की जो ताकत थी उसके अलावा कुछ था नहीं हाथ में, क्योंकि उस लोअर इनकम ग्रुप को अगर मैं बॉम्बे में प्लेस करने जाऊंगा तो वो 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं। तो जो सोच थी, और जिसे कहते हैं बकैती थी इलाहाबाद की, कई लोगों ने बोला बेटा टिकोगे नहीं, हमका देखा जाएगा मैं, तो वो जो था ना बकैती से कहते हैं, यहाँ पे देख लेंगे भाई क्या होगा, क्या ही कर लोगे, तो क्या ही हो जाएगा, मैं ऐसा क्या उखाड़ लोगे, बहुत देखा हमने, बहुत बमबाजी देखी है इलाहाबाद में, हमने बहुत बकैती देखी है, बहुत मारपीट हुई, सब देख लिया। यहाँ क्या करते हैं यहाँ के लोग, जो है मैंने बॉम्बे में देखा, मार देंगे करते, मारता कोई नहीं। वही सोचते थे यार जब इलाहाबाद से आए थे अब तक तो हम 2 हाथ दे देते इसको। तो कहीं ना कहीं उसे कहते ना कि कोई अरदम में नहीं ले पाया, इलाहाबाद में लोग अरदम में ले लेते थे, तो यहाँ कोई अरदम में ले नहीं पाया। बहुत लोगों ने बताया, डराया, लुगाई के लोकल ट्रेन डराती है, कभी बहुत बढ़ा हुआ किराया बताता है, कभी भीड़ भी डराती है, लेकिन कोई अरदम में नहीं ले पाया। तो हमको लगता है वो जो इनहेरेंट और वो शहर की बकैती थी ना, वो अभी भी जितने भी लोग इलाहाबाद बात करोगे वो अपना टेढ़ा लेके चलते ही हैं, अनलेस वो इलाहाबाद में, वैसे बहुत से लोग ये भी ऐसे भी हैं कि जो इलाहाबाद में सिर्फ बैंक PO का फॉर्म भरने आए थे यूनिवर्सिटी रोड पे और अपने आप को इलाहाबादी बोलते हैं, मैं उनकी बात करता भी नहीं हूँ, या फिर कभी इलाहाबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़ने आए होंगे, मैं उनकी बात करता हूँ जिन्होंने इलाहाबाद में जिया है, लल्ला चुंगी पे बकैती की है खड़े होके, और नेतागिरी को समझा है। मंडल आयोग का जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बसों में भी फोड़ा फाड़ी सब की है, मतलब इन सब का मिला जुला के ही बैठे हैं। तो वो बस यही कहूंगा कि इलाहाबादी होने के चलते कोई अरदम में नहीं ले पाया। बहुत लोगों ने बकैती सुनाई, पर उतनी वो नहीं हुई, उन्हीं की सुनी जिनको लगा इनकी कुछ औकात है जिनमें है, वरना आते जाते लोग बहुत कुछ बोलते रहे, डर नहीं लगा। वो शायद हिम्मत वहीं की रही होगी, और किसी शहर के होते पता नहीं, चाहे सॉफ्ट होते या डरे हुए होते, पर इतना कुछ देख लिया था ना। लाठीचार्ज हो गई यूनिवर्सिटी में, दौड़ आए साइकिल उठा के, GIC के पास लाठीचार्ज हो गई, पीछे से भाग रहे मेडिकल कॉलेज की तरफ, तो इतना सब कुछ देख लिया था कि अभी किसी से डरेंगे किस चीज से। किसी ने एक दिन यूनिवर्सिटी में साइकिल को रखने पे बात हो गई, तो एक ने दूसरे का पत्थर मार के सर फोड़ दिया। हम भी कर्नल थाने में खड़े थे कि भाई हमारे दोस्त का सर फोड़ा है, तो पुलिस कर लिया था। तो यहाँ भी कभी पुलिस से डर नहीं लगा, हुआ भी है एक आध बार। रात को हम फिल्म इंस्टीट्यूट के 2-3 दोस्त नए नए आए थे, और काम ज्यादा नहीं है, तो रात को सबने बैठ के साथ में शराब पी, और बाहर निकले, रोक लिया पुलिस वाले ने, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं सर, काम नहीं है।
अभी आए हैं शहर में, आज दोस्तों ने पार्टी थी तो पी के निकल रहे हैं, कोई डर नहीं लगा। पुलिस ने बोला अच्छा तो कुछ और नहीं किया, और क्या सर आज घर आ जाइए, आप खुद ही पी लीजिए, रखी होगी एक दो पैक आप भी ले लीजिए, अरे जाओ जाओ तुम लोग यार। मतलब ऐसा लगा कि कुछ नई चीज की ही नहीं है, इतना सब देख लिया था। तो हमको लगता है वो इलाहाबाद में रह के सब कुछ देख लिया था, तो यहाँ पे वो हिम्मत बंदी रही। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो इलाहाबाद की ज़मीनी हकीकत है और उसका असर, लेकिन इलाहाबाद का एक और पहलू भी है, लिबरल भी है थोड़ा शहर, वहाँ आर्ट्स भी हैं, जैसे आपने खुद बताया कि आप उससे फिल्म सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और इलाहाबाद की एक कल्चर और लिटरेचर का अपना हेरिटेज है बहुत बड़ा। इन सब चीज़ों से भी आपको लगा कि वहाँ आप जो इतना अच्छा कर रहे हैं कि आपकी फिल्म में एक एक्टर को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर में अवार्ड मिलता है, आप बुलेट राजा जैसी फिल्म बना रहे हैं, साहब बीवी गैंगस्टर बना रहे हैं, तो इस सब का कहीं आपको लगा कि ये जो इलाहाबाद से आप ये वाली जो थाती लेके आए हैं, एक तो वो ज़मीनी हकीकत हो गई, बट ये लिटरेचर का कल्चर का हेरिटेज, इसने भी आपको कुछ एडेड एडवांटेज दिया? मतलब माहौल ही ऐसा था। मैं मानता हूँ कि किसी भी शहर या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में जब वहाँ बहुत सी आत्माएं जो होती हैं वहाँ काम करके जाती हैं, इलाहाबाद में कितने लोगों ने लिखा है, तो वो हवा में था, वो अब पता भी नहीं चला कि कब आपने सूंघ लिया और कब आपको वो क्या कहते हैं नशा चढ़ गया। और हमको लगता है इलाहाबाद में हर इंसान लिखता है, बस अंतर यही है कि शायद उसको शौक तक रखना, हमने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। क्योंकि वहां पे मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में मिला हूं या आसपास पड़ोस में भी, गोविंदपुर कॉलोनी में रहता था, मुट्ठीगंज में रहा हूं, हर कोई एक 16 साल की उम्र में कविता करने ही लगता है या कुछ ना कुछ लिखता ही है। कुछ नहीं तो वाद विवाद प्रतियोगिता में जाता है, कुछ और नहीं कर पाता तो कम से कम लाइट ना आने पे चक्का जाम करने चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुखर तो हो ही जाता है। मैं कह रहा हूँ बार बार राजनीति पे इसलिए बात आ जाती है किसी भी तरह की, कि वो तो हमारा बहुत बड़ा बेस है, वो जो किताबों से, लेखकों से, वहां के आंदोलनों से, चाहे वो कहते हैं, और जो जहां जहां शहर में मूर्तियां लगी, चाहे शहीद लाल पंधर की लगी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की, तो कहीं ना कहीं वो एक जो होता है ना कि आप रोज उसका जब उल्लेख सुनते हैं तो अपने आप ऊर्जा आ ही जाती है। और साथ ही साथ आप इतना कुछ पढ़ते भी रहते हैं आसपास, क्योंकि चाहे वो भारतीय भवन पुस्तकालय हो, चाहे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी हो, हर जगह किताबों का है। और कंपनी बाग में चले जाइए, कहीं ना कहीं लोग आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी करते हुए, जनरल स्टडीज में करते हुए देश और काल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, कला के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो आप उसके अलावा करोगे क्या? बॉम्बे में क्या है, आप अगर ज्यादातर जाएंगे मरीन ड्राइव पे तो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। अगर मैं कंपनी बाग में भी मिल जाएंगे कुछ, लेकिन जो अमूमन आप देखेंगे मोटे तौर पे लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग पढ़ाई कर रही है, मोटी मोटी यूनिक की गाइड लेके बैठे हैं। तो आप कितने दिन वो हरकत करोगे जो आप मतलब जो आपके आसपास हो रही है, उससे इतर कहाँ जाओगे? तो भी लगता है इतना सब पढ़ना है, हम भी पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की बात है। और बॉम्बे शहर में एक तो लोग काम के लिए दौड़ते हैं, समय नहीं रहता है। तो आप अगर यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं कहीं शहर से दूर जाता हूँ और जैसे ही वापस घुसता हूं तो मुझे अचानक 150 चिंताएं दिमाग में आने लगती हैं। वो कैसा होता है, जैसे दादर से के आसपास ट्रेन आती है, कुरला से अंदर आती है, अभी वो भी जमा करना, ये भी करना, उसका काम पेमेंट नहीं आया, और जैसे दूर जाता हूँ अच्छा लगता है हाँ जिंदगी बड़ी शांत सी है। इलाहाबाद चले जाओ तो और भी लगता है हाँ आराम से नाटक किया जा सकता है, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि आसपास के लोग वही कर रहे हैं। यहाँ आसपास के लोग वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ आसपास के लोग बिल्कुल जैसे लगता है कि जुटे हुए हैं। बुराई यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ के लोगों को अजीब से लगता है सब भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। आप अगर किसी दिन आराम कर लेते हैं तो आपको लगता है कुछ गुनाह किया क्या, क्योंकि सब तो जा रहे हैं, मैं क्यों बैठा हूँ। और अगर आप वहां जाएंगे इलाहाबाद में, अब वही चीज वहां क्या होगी, अगर आपने पढ़ा नहीं, आपने किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया जो कि हमारे यहाँ हर दूसरे चौराहे पे हो रही होगी, या आपने किसी चीज में कुछ लिखा नहीं, किसी नाटक को देखा नहीं, तो आपको लगेगा शायद मैं छूट रहा हूँ। तो वो इलाहाबाद शहर के चलते आप अपने आप उससे सम्मिलित हो जाते हो। तो बड़ा ही नेचुरल सा प्रोसेस, हम कहते हैं हर एक शहर का एक चरित्र होता है, और उस चरित्र में हम लोग को ढाल दिया, हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया अपने आप। इलाहाबाद से मैं कहूंगा इलाहाबाद का एक लड़का, और जैसी आजकल आपकी मुंबई की भाषा है, इलाहाबाद की तो हमारे जमाने में नहीं थी, इलाहाबाद का लौंडा मुंबई पहुंच गया। अब ये जो मुंबई आप पहुंच जाते हो, तमाम कल्चर हेरिटेज, और पूना में उसको जिसको कहते हैं कि हीरे को तराश दिया गया, अब ये मुंबई पहुंचा। तो ऐसा कोई आपने अभी तक के कैरियर में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो जिसको अपन कह सकें कि हाँ इसमें चैलेंज भी था और मजा भी आया, तो जरा आप बताएं, इलाहाबादियों को भी मजा आएगा सुनने को, और जिनको फिल्म लाइन में इंटरेस्ट है उनको भी अच्छा लगेगा।
चैलेंजिंग क्या होता है कि चूंकि फिल्में हैं, इसलिए हर एक फिल्म की जब भी कहानी, स्क्रिप्ट, शूटिंग, हर हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपके सोच के बाहर होता है, और वो आपको लगता है सब कुछ सही हो लेकिन गलत हो जाएगा। हाँ, चूंकि सुनने वालों को मजा आता है कहानियां वो करने में, इसके हिसाब से बताऊं, जैसे एक बार ये तिग्मांशु जी के लिए फिल्म एडिट कर रहा था सर के लिए, तो एक दिन ऐसे ही आए, बोले अबे सुनो गाना गाओ। वो ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, अबे गाना गाओ एक ठो। हम गाना, हम एडिट कर रहा हूँ गाने से, अबे तुम गाओ तो एक गाना गाओ। हाँ, कौन सा, जो तुमको मन हो गाओ। तो ठीक है सर, एक गाना गुनगुनाया। तो हाँ ठीक है एडिट कर लोगे, तुम्हारे में रिदम है। हमको इसका क्या मतलब है, कहने हम देख रहे थे कि भाई हमारा एडिटर है, उसको रिदम है कि नहीं बॉडी में, कट में रिदम नहीं आएगा अगर उसको रिदम ही नहीं, बहुत से लोग होते हैं। ठीक है आपकी मर्जी। तो अब ये क्या कहते हैं, ऐसे ही एडिट करते करते क्या होता है कि बड़ा मजेदार अनुभव रहता है। या आप जब कोई शूट जाते हैं सेट पे, आपको जब लगता है आपने सब कुछ सही कर लिया, ऐसे मैं जब इतवार शूट कर रहा था जयपुर में, तो क्या हुआ कि सारी तैयारियां रात को हो गई और मेरे पास एक दिन था शूट करने के लिए। तो कुमुद जी सब आ गए थे, सब होटल में चले गए, मैं रात को जाके लोकेशन सब देख के आया। और सुबह जब लोकेशन पे पहुंचा तो मुझे लगा कि ठीक 6 साढ़े 6 बजे शुरू कर दूंगा और शाम तक खत्म करना है। और जैसे ही सुबह शूट शुरू करने के लिए कैमरा रोल हुआ तो पता चला, साउंड वाले ने बोल दिया हाँ शूट नहीं हो सकता है। क्या हुआ, का लोकेशन आप देखिए बाहर जनरेटर चल रहा है। अब मैंने बोला था प्रोडक्शन को कि साइलेंट जनरेटर लेके आना, लेकिन जनरेटर जयपुर शहर में वो शादी वाला रहा होगा, दग 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 दग। और अगर आपको साउंड रिकॉर्ड करना है लोकेशन पे, जिसे हम लोग सिंग साउंड कहते हैं, तो हम लोग लोकेशन ऐसी चुनते हैं या फिर ऐसे इंतजाम करते हैं कि आसपास से कोई भी नॉइज ना आए। यहाँ तक कि हम लोग बाउंसर्स को भी हायर करते हैं कि वो जगह जगह प्लेस हो जाए। अगर कोई भी ऐसा होता है ना कि मान ली हथौड़ी ठोकने लगा, कोई क्या कहते हैं कुछ अपना गेट पे कुछ काम करने लगा, उसको रोका जाए, रिक्वेस्ट की जाए, रोका जाए। अब जनरेटर ही नहीं, तो मतलब मैं सोच रहा था सब कुछ तो सही था, बॉम्बे से कुमुद जी भी आ गए, लुबना जी, सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोकेशन मिल गई। ये अब ये क्या होगा, तो हमने कहा जनरेटर हिलाते हैं। तो पता चला कि वो जनरेटर का बॉडी छोड़ के चला गया था जिसने जनरेटर डिलीवर किया था। तो वो जनरेटर की उसका आगे एक चुल्ला लगता है जिसपे वो फिक्स था, वो चुल्ले को एक ट्रैक्टर मंगाया गया, उसके चुल्ला में फंसाया गया और उसको घसीट के दूसरी गली में कहीं दूर ले गए और फिर वहां से पूरी केबल बिछाई गई। तो मैं अभी रात को सोते समय सोच रहा था सब कुछ तो सही है, गलत क्या हो सकता है। लेकिन शूट ऐसे होते हैं ना कि हर चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, एक सेटअप पे आप जब सुबह पहुंचते हैं तो आप किसी के वादे पे, कि एक मेकअप मैन बोलता है कि मैं अपनी दो लोगों के साथ सुबह 7 बजे पहुंच जाऊंगा, एक साउंड वाला बोलता है मैं इक्विपमेंट और लेके, इस तरह करते करते कुछ नहीं तो 60-70 लोग वादा करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि 70 लोगों का वादा सच होता है तभी आपके शूट होता है, और उन 70-80 लोगों के वादों में किसी एक के वादे में इतनी सी कमी रह गई तो फिर समझ लो क्या हाल होगा। तो ये बड़ा मजेदार है कि वेरिएबल फैक्टर्स इतने होते हैं, हर शूट पे होता है। मैं बता रहा अभी क्या कहते हैं, एक शूट कर रहा था, एक कृष्णा अभिषेक के साथ एक एड फिल्म थी, कर रहा था। उसमें जब सब कुछ सही था तो एक क्या कहते हैं कैमरे में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, गलती किसी की नहीं है, इक्विपमेंट हो जाता है, समय भाग रहा है। क्योंकि हमारे जो किसी भी अगर एक दिन के शूट की कीमत रखें तो किसी भी शूट की मिनिमम कीमत एक 8-10 लाख रुपए तो होती ही है। उसमें मतलब डायरेक्टर की फीस अलग है, कैमरामैन की फीस अलग है, एक 10 लाख तो शूटिंग की कॉस्ट है। अगर आप 12 घंटे को 10 लाख से डिवाइड करें, मतलब 12 घंटे से डिवाइड करेंगे तो पर मिनट कॉस्ट कुछ हजारों में आती है। तो अब आपको एक सेकंड लगता है कि जा रहा है और पता चला कि पैसे जा रहे हैं प्रोड्यूसर के। तो वो बड़ा चैलेंज इसी होता है कि उस सीमित समय में आपको आपका काम खत्म करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि 70-80 लोगों के वादे सच हो जाएंगे, इसके लिए सब मेहनत करते हैं, लेकिन उसके भी हम लोग भगवान पे छोड़ देते हैं। इसीलिए शायद हर सुबह शूटिंग करने से पहले कैमरे के आगे एक रिचुअल है, गणेश जी की वो रखी जाएगी प्रतिमा या फोटो, और नारियल फोड़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएगी, हाथ जोड़ के वो किया जाएगा गणपति बप्पा मौर्य। और बड़ी मजेदार बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ये कोई चाहे वो हिंदू डायरेक्टर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कहते हैं ईसाई हो, कोई भी हो, या कैमरामैन किसी भी धर्म का हो, सारे लोग वो गणपति जी की पूजा करके शूट शुरू। आज तक कभी मैंने ऑब्जेक्शन किसी को नहीं सुना कि यार हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। और उसके बाद सब जगह प्रसाद बंटता है, वो नारियल काटता है, जो नारियल फोड़ा होता है उसको स्लाइस करता है, हल्की सी चीनी छिड़कता है और आप शूट शुरू कर देते हैं। फिर पीछे से प्लेट घुमाता हुआ एक स्पॉट बॉय आता है, सब लोग करके खा लेते हैं। मतलब कभी कभी देख के लगता है हम लोग सच में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या सेट के बाहर। और बड़ी मजेदार बात है, हमारे सेट पे खाना
कभी मुस्लिम केटरर का होता है, कभी पारसी केटरर का होता है। मेरा खुद का स्पॉट बॉय जो हमारे आसपास रहते हैं, कोई मुस्लिम रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता। मतलब सुबह से शाम हो जाती है, हम लोग से बोलते हैं स्पॉट दादा कोई चाय लेके आ रहा है, किसी को नहीं पता चलता। पर मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम सबको अफेक्ट कर भी रही है इस समय, ये जो बातें हैं कि किसी को नहीं पता चलता, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई एससी एसटी, हिंदू में कुछ नहीं पता। शूट अगर नहीं कर रहा है, अब वो चाहे मेरा भाई भी होगा या मेरी बहन भी होगी तो भी लड़ाई हो जाएगी। और अब बड़े फेमस किस्से हैं कि सगे हैं लड़ गए क्योंकि काम थोड़ा सा ठीक से नहीं हो रहा था, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसा काम करते हैं, शाम को पैकअप हुआ सब अपने अपने रास्ते, किसी को पता ही नहीं कि किस धर्म का वाला बगल में बैठा था। तो बड़ी दिल को बड़ा कोई सुकून मिलता, मुझे लगता है ऐसा ही रहे, कितना सही रहे। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरा खाना कौन लेके आया, ये मेरे हाथ में जो चाय कॉफी दे रहा है कौन है, और किसी को नहीं फर्क पड़ता। ये बड़ी कमाल की बात है। तो बात चैलेंज से शुरू हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिल में बात आई, तो मैंने कहा आपसे जरूर बतानी चाहिए आप सबसे। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताई, और मेरा भी मानना है कि जहां काम होता है वहां काम ही धर्म है। आप जो काम कर रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब आप पर काम नहीं होता तब और चीजों पर आपका ध्यान जाता है। बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये जो मैं एक आप इलाहाबाद के हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, पर इन शहरों में जो मैं अपने मेरा एक जो ग्रुप है, जो हमने जीआईसी के लोग पढ़े हुए हैं 12वीं कक्षा तक के, और भी जो है जहां पढ़ा था, वो कहीं ना वो जो जब ग्रुप में बातचीत होती है तो मुझे दिखता है कि वो अनर्गल बातें हो रही हैं किस बात को लेके जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब हमें आज भी मैं बड़े उससे बोला है कि जैसे शूटिंग में नहीं पता होता कि किसने कैमरा किया होगा या किसने खाना दिया होगा। हम जब यहाँ बॉम्बे में सब लोग इतने ज्यादा बिजी हैं काम करने के लिए कि हमारे बीच इसकी बातें बड़ी कम होती हैं। लेकिन जब मैं ये चीज इलाहाबाद में पहुंचता हूँ या थोड़ा सा 2 टियर सिटी में, तो वहां बातों की भरमार हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको ज्यादा असर डाल रही है, हमको क्यों नहीं डाल रही है असर। हम तो वहां इतने बड़े काम कर रहे हैं, एक दिन में हम 60-60 लाख रुपए सर पे लेके चलते हैं, हम पे तो इतना कि हमें नहीं समझ में आती। यहाँ इनको बड़ी समस्या है कि हिंदू असुरक्षित या मुसलमान असुरक्षित, ये समझ नहीं आया। जो आपने बताया वो बताता है कि जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो सच्चा भारत, सच्चा इंडिया वहीं दिखता है। एक आपने जो ये गणपति पूजन का बताया, तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी जो हमारा ये रिकॉर्डिंग का टाइम डिले हुआ वो इसलिए कि आजकल गणपति उत्सव चल रहा है। तो वैसे तो मेरा जो ये रेजिडेंस है ये फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है, तो हर थोड़ी देर पे एक ट्रेन जाती है। लेकिन आजकल बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के और शाम को भजन होते हैं, और उस भजन का नतीजा ये है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो उतना ध्यान रखना पड़ रहा है। हालांकि अभी जब आपसे बात करते ही करते आवाज़ हुई तो मुझे लगा कि पंखा चल रहा है, मैंने बंद किया, अब वो एडिटिंग में जाएगा। लेकिन अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इलाहाबाद के तो बहुत से लोग इस प्रोफेशन में हैं और बड़ा बड़ा नाम भी किया है, तो क्या वहाँ पर भी इलाहाबाद और इलाहाबादियों की मुंबई में एक अलग किस्म की पहचान हर में, जैसे बड़े नाम तो हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े नाम के अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से हैं, कि तिग्मांशु धूलिया हैं, कि राहुल श्रीवास्तव हैं, लेकिन और भी इलाहाबाद के लोग होंगे। तो आप कुछ बताएंगे अपना अनुभव और वो कि इलाहाबाद के कैसे कैसे लोग किस किस फील्ड में वहाँ कर रहे हैं, कुछ 2-4 कोई अगर ऐसा याद में आए चीज़। बहुत ज़्यादा लोग, अरे हमारे साथ के इलाहाबाद के विश्वनाथ चैटर्जी जो हैं एनएसडी के हैं, हम लोग इलाहाबाद में साथ थिएटर में थे। आशीष शुक्ला हैं जो कि एनएसडी के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आशीष शुक्ला ने बहुत सी वेब सीरीज में दिखाई पड़े। विश्वनाथ चैटर्जी की तो कई फिल्में, और कुछ तो पता भी नहीं चलता है कि ये इलाहाबाद के हैं। वो जब बातचीत करो प्रोडक्शन, अब देखिए क्या है ना कि प्रोडक्शन के लोग से भी सामने नहीं आते हैं, और प्रोडक्शन में बहुत से लोग हैं। राइटर्स कभी आपको दिखते नहीं है। वैसे टीवी सीरियल में बहुत लिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े शो कर रहे हैं। शांति भूषण जी हैं, और क्या कहते हैं शिवेंद्र सिंह, जिनको जानता हूँ, और मैं जिनको जानता बता रहा हूँ, बोधिसत्व जी हैं। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े सीरियल में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, काम कर रहे हैं टीवी सीरियल में। एक आशीष श्रीवास्तव काफी नामचीन डायरेक्टर है टीवी इंडस्ट्री में। और वैसे हनी त्रिहान जिसने वो फिल्म बनाई थी रात अकेली है, वो इलाहाबाद के हैं। और ऐसे आप पता करते जाएंगे तो बहुत लोग निकलेंगे। जहां बॉम्बे में अगर कोई मिला तो वो ऐसे ही होता है कि इलाहाबाद के, कहाँ के, राजापुर के, किधर, कहाँ पढ़े, कहाँ के,
वो बात हुई, वो जो बॉन्डिंग बनी, चलो मैं एक चाय हो जाए, थोड़ी देर बातचीत हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने महसूस किया है कि काम के अलावा, मतलब अगर मेरा काम अच्छा है तो फिर तो मुझे चाहे वो हो इलाहाबाद का नहीं हो, और नहीं हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बॉम्बे की अच्छी बात है, मतलब आप किसी भी तरह की फेवर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो आपका, अगर आप उस क्लास के हो, उस क्लास का डिलीवर कर रहे हो, तो देर सही पर पूछ लिया जाएगा। हाँ, पर इलाहाबाद के लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब वैसे हर शहर के होते हैं, बॉम्बे तो ऐसे भी क्राउडेड है, पर मुझे समझ लीजिए कि मेरे इनकाउंटर में अच्छा कुछ ऐसे भी हैं मिला मैं कि कहाँ के हो कि यार हम तो यहीं पले बड़े हैं, लेकिन हमारे पापा इलाहाबाद के हैं। मतलब मेरे पापा इलाहाबाद यहाँ आए थे काम करने, तो हम यहीं पर है, लेकिन कभी कभी जाते हैं। तो किसी का घर दारागंज में है, किसी का कुछ। एक है शांतनु सुदामे, जिन्होंने उरी फिल्म में गाना गाया था, मंजर है ये नया, काफी फेमस सॉन्ग है। अगर आप करेंगे ना, मंजर है ये नया, एक उरी का बड़ा फेमस सॉन्ग है। तो उनकी मम्मी दारागंज की हैं। तो ऐसे करके बहुत से लोग मिलते, फिर जैसे बातचीत होती है तो बात से बात निकलती है, और फिर तो उनकी मम्मी से मेरी बड़ी लंबी बातचीत इस बात पे हुई कि आलू सोया मेथी बैंगन की सब्जी जो बनाता हूं मैं, तो सूखी हो जाती है। तो बोली बेटा पालक डाल दिया को थोड़ी सी, तो वो गीलापन आ जाएगा। अब ये बड़ा ही वो था, ऐसा ज्ञान था कि जो मिस कर गया था। लेकिन वो आंटी मिली, तो हमने कहा आंटी वो इलाहाबाद में खाते थे आलू गोभी, वो आलू सोया मेथी बैंगन, हमको बड़ा पसंद है। अच्छा, बोलने में आलू सोया मेथी बैंगन में कोई पालक नहीं आया। अब मम्मी लोग डालती रही होंगी, ध्यान नहीं था, देखने से बोले आंटी हम कई बार बनाए, सूखी सूखी हो जाती है बेटा, तो पालक डाल दिया करो, देखो लुटपुट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। वाह कमाल है ये तो ऐसे मिलते हैं, और जितने मिलते हैं उनसे वही तरह से बातचीत होती है। वो देहाती के रसगुल्लों की, और घोष के रसगुल्लों की, देहाती के गुलाब जामुन की, सब कुछ वैसे ही होता है बातचीत। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि हाँ, अगर कोई मिल गया, कहा ऐसे भी मिलते हैं कि सो व्हाट्सअप ब्रो, कहा भैया क्या समस्या क्या है तुम्हारी, नहीं पियो, इलाहाबाद नहीं रहे हो, काहे इंग्लिश बोल रहे हो बे। तो वैसे भी आ जाते हैं। सर तिमांशु सर हमारा, जब भी हम लोग ऐसे मिलेंगे तो वो अभी भी कहते हैं कि ये साला जो है अभी तक हम पे टिका हुआ है, और मैं पे आ चुका हूँ। मतलब वो मैं करके बात करते हैं, हम अभी भी हम करते हैं। कहें ये पूरा खाटी है, मतलब ये सारा गुस्सा निकलता नहीं इसके अंदर से। हम कह सब क्या करें। इलाहाबाद की आपकी बातें सुनते सुनते मैं तो इलाहाबाद ही पहुंच गया था। अच्छा, एक ये बताइए कि ये आप वॉइस ओवर करते हो, और अपनी, अब बहुत से लोग, अब तो खैर सब टीवी का जमाना है तो लोग समझते हैं कि वॉइस ओवर का क्या मतलब है, लेकिन कुछ आप बताएंगे वॉइस ओवर कैसे किया जाता है? कुछ क्या होता है फिल्मों में, जब एक तो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, जब बहुत से आप फिल्में देखती हैं जो तेलुगु से या हॉलीवुड से जब हिंदी में डब होती हैं, और आजकल आप अमेजॉन पे, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कि आपके पास लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं। तो आपकी अगर आवाज जिस चरित्र के लिए सूट करती है, तो यहाँ पर आवाज के भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं आपके रोल के लिए, एक होता है वॉइस कास्टिंग होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज हैं, साउंड एंड विजन एक बहुत फेमस है। तो वो क्या करते हैं, आपकी आवाज सुन के बोलते हैं ये आवाज जो है इस कैरेक्टर पे सूट करेगी। तो मान लीजिए एक फिल्म है एवेंजर्स, या एक फिल्म आ रही है कोई वहां से क्या कहते हैं, वो बनाई थी उन्होंने एवेटार, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उसमें। अच्छा, इसकी आवाज उसमें फिट होगी, तो वो आवाज की कास्टिंग करते हैं। तो अब इन आवाजों का रोल क्या होता है, एक तो उस आर्टिस्ट को डब करना, या फिर अगर कोई तेलुगु फिल्म इधर आ रही है, जैसे आपने सुना होगा कि पुष्पा वाला शायद रितेश देशमुख ने डब किया है, तो हर तरह की वॉइस कास्टिंग की जाती है। उसके साथ ही साथ जो एडवर्टाइजिंग होती है, कॉर्पोरेट फिल्म्स होती हैं, जहां पे आप सुनते होंगे कि, या प्रोमोज में कि हर शुक्रवार रात 9:30 बजे अब देखिए स्टार टीवी पे। तो ये जो आवाज है, क्यों ये आवाज, क्यों इन आवाजों में एक तरीके की अथॉरिटी या एक सर्टेन प्रोजेक्शन होता है जिसको लोग सुन के आकर्षित होते हैं। और वो आइडिया ये होता है प्रोमो या एडवर्टीजमेंट में कि आपको आकर्षित कर पाना। तो वीओ आर्टिस्ट आप अपनी जो वॉइसेस होते हैं, आपकी वॉइस सैंपल भेजते हैं, वहां पे उनको जरूरत जैसी होती है। तो मैंने जैसे कई एड फिल्मों का किया है, तो उनको एक आवाज चाहिए था जिसका हिंदी का डिक्शन बहुत सही हो, मतलब जब हिंदी बोले तो उसको उतार चढ़ाव समझ में आता हो। और कभी कभी क्या होता है कि बॉम्बे में जो हिंदी की पढ़ाई है उसके हिसाब से, मेरे बच्चों की भी हिंदी की पढ़ाई बड़ी सीमित है, तो उम्र बोलना है कि उम्र बोलना है, ठीक है। कभी कभी इजाजत और इजाजत और इजाजत पे बहस होती रहती है, सब ज्ञानी बैठे होते हैं, उसमें आखिरी होता है सिखाना नहीं, ठीक है, इसमें मत बोलना, बाकी में तुम्हारी सुन लेंगे। तो वहां पे एक तो हिंदी डिक्शन चाहिए होता है, दूसरा था कि एक आवाज जो थोड़ा सा वो हो, बहुत अथॉरिटेटिव ना हो, बहुत ही ओवर पावरिंग ना हो, तो वहां पे मेरी आवाज फिट हो जाती है। तो वॉइस ओवर में ऐसे ही होता है। तो मैंने आपको फिल्मों का बताया, प्रोमो का एग्जांपल दिया है। अब एडवर्टाइजिंग में जब भी आप देखते हैं कि जब कोई चीज होती है खत्म होती है, तो ऐसे ही आता है कि अब
अब शोल्डर, वो कहते हैं हेड एंड शोल्डर, सिर्फ 7 रुपए के छोटे पाउच में अब नहीं रहेगी, क्या कहते हैं उसको, सर वो निकलती है जो डैंड्रफ। तो ये जो एक्टर अपना काम करके गया, लास्ट में एक आवाज से कहते हैं कॉल टू एक्शन, जो आपको बताती है कि आपको क्या करना है, वो एडवर्टाइजिंग में उस वॉइस का रोल होता है। तो ये वॉइस आर्टिस्ट का ही पूरा मैंने आपको ब्यौरा दिया। आप डायरेक्टर का भी काम करते हो, एडिटिंग भी आपने की। क्या जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है या कुछ आता है तो आप लोगों को सेलेबिलिटी का पहले अंदाज लग जाता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट पे काम, तो या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा होगा और सेलेबल होगा और फिर बीच में उसको बंद करना पड़ गया? नहीं, आप ये कोई भी नहीं कर सकता है, बड़े बड़े तोप नहीं कर सकते हैं, सेलिब्रिटी किसी को पता नहीं होती है। अगर पता होती तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं बनती, टशन नहीं बनती, ऐसी बहुत सी फिल्में नहीं बनती। अगर आपका कोई एक लिटमस पेपर होता और एसिड में डालते और नीला या लाल हो जाता है तो आप आराम से डिसाइड कर लेते कि ये कितना अम्ल है, कितना क्षार है और इससे क्या असर पड़ेगा। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग कई दिमाग लगते हैं और सब लोग उस कन्विक्शन पे आगे बढ़ते हैं, खासकर लेखक और निर्देशक के। तो मुझे थोड़ी पता था कि एक छोटी सी फिल्म बनाऊंगा उसमें फिल्म फेयर आएगा, नहीं पता था। बना दूंगा, कब रिलीज होगी नहीं पता। तो शायद यही कारण है कि जो ये इस क्षेत्र की अनसर्टेनिटी की। लेकिन अगर सारे, जिसे कहता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि हमारे कंट्रोल के सब कुछ बाहर है, जब भगवान चाहता है तभी होगा, तो उस पर छोड़ देते हैं अपना काम करके। तो वही होता है, कहानी आपके दिमाग में एक आती है और कुछ दिमाग लगता है यार ये कहानी पे हम लोग काम कर रहे थे और पता चला कि एक फिल्म आ गई, फिर रोक दिया, फिर कोई पॉइंट ही नहीं था उस पर काम करने का, क्योंकि हमें लगा रही तो बन गई। ऐसा भी अक्सर होता है और ऐसा बहुत हो जाता है। और कभी कभी होता है कि आपने सब कुछ सही चला, सब कहानी, लेकिन जब तक वो बनते बनते स्क्रिप्ट होते हुए, शूट होते हुए आई, तब तक पता चला कुछ और ही बन गई। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अकेले लेखक होते हैं, लेकिन जब आप उसके बाद एक्टर आते हैं, कैमरामैन आता है, लोकेशन आती है, प्रोड्यूसर आता है, पैसे का खर्चा, शूटिंग का वो 25 दबाव, उसके बीच में वो कहाँ तक उस पटरी पे रहेगी ये कोई बता पाए, किसी को नहीं पता है। अगर किसी के ऊपर भगवान का हाथ रहा, उसकी चाहे 8, 10, 15 हिट हो गई होंगी, सुभाष घई जी की, डेविड धवन जी की, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा किसी के पास कुछ, किसी को ऐसा पता नहीं चला है। हिमांशु सर खुद बोलते थे यार मेरे चरस के बाद 3 साल से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, फिर बैक टू बैक 2-3 रिलीज हुई, फिर पॉज आता है, ये चलता रहता है, ये सभी के साथ है। मैं चाह रहा हूं कि ये आपने एक कैरियर चुना, इस कैरियर में पहुंच गए और आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा है कि आप अपनी पहचान अच्छी बना रहे हो। आपको इस क्षेत्र में आने में किसी विशेष व्यक्ति ने इंस्पायर भी किया या व्यक्तियों ने? मैं सच बताऊं, मैं बहुत से लोगों का इंटरव्यू सुनता हूं और मुझे बड़ी नफरत है सेल्फ मेड नाम के वर्ड से। मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में सेल्फ मेड है। हर एक, जिस इंसान के आसपास से आप गुजरे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने, मेरे मौसा जी थे नागेश्वर लाल जी, उन्होंने कई लोगों ऐसे मिलवाए। मेरे बड़े मामा जॉर्जटाउन में रहते हैं अभी भी, मौसा जी की डेथ हो गई, उन्होंने कहीं इंग्लिश में बहुत कुछ सिखाया। हमसे कहते थे राव तुम पीसीएस निकाल लोगे, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारा आईएएस का तैयारी कराता हूँ। वो एएलसी थे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, मेयो रोड पे जो लेबर ऑफिस है ना, लेबर ऑफिस, वहां पर बैठते थे। मैं कहा नहीं मेरे को नहीं करना। बहुत चिढ़ते थे हमसे कि यार तुमको इतना अच्छा है वो पढ़ने में, तुमको मैं कह रहा हूँ मानते नहीं हो, नहीं करूंगा। उन्होंने मदद की। मेरी दादी लगती है, मतलब मेरे पापा की चाची, उन्होंने मुझे इंग्लिश में बहुत मदद की, क्योंकि मैं शिशु मंदिर का था, जीआईसी का, तो इंग्लिश में बड़ा कुंठा से भरा हुआ था। फिर सुब्बा राव जी थे, एक लेबर कमिश्नर थे इलाहाबाद में, उनसे कभी मिल गया। उन्होंने बोला करना क्या है तुम्हें? मैंने कहा फिल्म बनाना है। बहुत ही ईमानदार आदमी थे, अपने घर बुलाते थे, जीवन दर्शन भी समझाया, अंग्रेजी भी समझाई, सिखाया। तो ऐसे करते करते महेश चंद्र चट्टोपाध्याय सर, बालभवन में सुमित्रा उग्रा आंटी, अभी भी दिल्ली, अब तो दिल्ली में रहती हैं, बालभवन में जाके, तो बहुत से ऐसे लोग थे, मिलते गए। और वो मुझे लगता है कि वो स्कीम होती है, वरना आप बताऊं कि मैं अगर बालभवन नहीं जाता तो शायद इसमें घुसता भी नहीं। एक दिन ऐसे जीआईसी से लौट रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त था हमारा, अभिषेक पांडे, तो मैंने बोला यार वो प्रैक्टिकल करना है, जीआईसी के अंदर जानते हो, कहने को तो वो लमण होता है और बोतल में पानी भरा होता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है। आप भी जानते हैं जीआईसी की क्या हालत रहती है लैब की। तो उसमें बालभवन क्यों नहीं चलते? ये क्या है? बोला वहां 6 रुपए साल दो, 11 रुपए साल दो, तो साइंस लैब यूज कर सकते हो। चले गए, वहां पे जाके ड्रामा सेक्शन में अजीत विक्टर नाथ सर मिले, सुमित्रा आंटी मिली,
फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो गए थे साइंस एक्सपेरिमेंट करने, घुस गए नाटक में, फिर नाटक में घुसे, फिर इलाहाबाद में थिएटर से फिल्म सोसाइटी पहुंच गए, फिर पता नहीं कैसे हुआ। मतलब अगर कोई पलट के बोले तो पता नहीं कैसे हुआ, शायद क्योंकि मजेदार बात यह है कि जिस जीआईसी में शिवराम सिंह जी हमारे प्रधानाचार्य थे, जो पढ़ा था सबने वही पढ़ा था, वो अचानक से पता नहीं कहां से दिमाग में आता गया। और सब मेरे दोस्त कहते हैं तुमने ये सोचा कब, पता नहीं, शायद ये लिखा हुआ था इसलिए हुआ, क्योंकि ये सारे लोग थे। तो आपने जैसे बोला कि बहुत से लोग हैं, मतलब यहाँ तक कि जब बॉम्बे आया तो बहुत से लोगों ने कहीं 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 मदद की। तो मुझे अगर कोई बोलूं, मैं सेल्फ मेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत से लोगों का योगदान है जो इतना कुछ बना है। जो दो इलाहाबादी मिल गए हैं, और जब इलाहाबादियों की जुगलबंदी होती है तो समय का अंदाज नहीं रहता। और मुझे लगता है कि एक एपिसोड एक बार की बैठक से बात नहीं बनेगी, तो हम लोग आगे भी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कभी फिर समय निकालें। और आखिर में इस एपिसोड को ख़त्म करें उसके पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपने इलाहाबाद से मुंबई तक का सफ़र किया है। इलाहाबाद में बहुत से नौजवान हैं, और मैं हर बार ये कहता हूँ कि लोगों को जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने का ज़माना आ गया है। आप सिर्फ सिविल सर्विसेज, सिर्फ सरकारी नौकरियों में मत रहो, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। हिम्मत करो, बाहर निकलो। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे इलाहाबादी नहीं, सारे हिंदुस्तान के यंग जनरेशन को, और फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? एक तो मैं अभी इस लायक भी नहीं हूँ कि कोई ज्ञान दूं, और मुझे लगता नहीं कि इसमें यूथ और उनकी प्रॉब्लम है। देखिए होता क्या है, बचपन से क्या बोलते हैं, साइकिल चलाओगे तो गिर जाओगे, पहला डर, अकेले जाओगे तो भिड़ जाओगे, दूसरा डर, ये मत करो। तो क्या होगा, हमें बचपन से पहले डर भरना हमारे माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बनाई जाती है। हमारे चाचा, मामा, मौसा डराते हैं। डरते डरते जब हम 12वीं तक पहुंचते हैं तो हम डर का एक जीता जागता एक पूरी सी वो बन जाते हैं, पुतला। फिर हमसे कहते हैं हिम्मत करो, कुछ बन जाओ। ये क्या बेवकूफी की बात है, डरा क्यों रहे हो? कोई भूखा नहीं मरेगा। 140 करोड़ का देश है। अगर आप किसी ऐसे क्या कहते हैं क्षेत्र में, कबीले के कहीं मतलब गांव में बहुत ही दूर दराज नहीं बैठे हैं, तो शहर में बहुत से मौके हैं। लेकिन चक्कर क्या है, डरा इतना दिया जाता है कि हर बच्चा ही सोचता है कि किसी नौकरी पकड़ लो। वैसे मेरे पापा लोग भी बोलते थे क्या करोगे, कोठा पारचा पे तिलक का थाल लेके मूंगफली बेचोगे। मतलब वो आपको रोज डराया जा रहा है, रोज। तो उसमें हम क्या, अगले आने वाली पीढ़ी के बच्चों की क्या गलती है? बचपन से उनको घर में डराएंगे, उसको डराने के बाद आप बोलेंगे हिम्मत करो कुछ करने की, कहां से हिम्मत रह जाएगी? तो पहली बात तो डराना ही बेवकूफी है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यंग लोगों की गलती नहीं है, ये उनकी पिछली पीढ़ी की गलती है जो उनको डरा रहे हैं। हाँ, घर में बोला गया अरे वो इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन, नौकरी नहीं करो। अच्छा, नौकरी शब्द से मुझे पता नहीं, अंदर से बड़ी वो है घिन सी, नौकर से नौकरी लगता है मुझे। नौकर कैसे बोल सकता है कोई मुझे बोले कलीग हो, साथ में काम करते, नौकरी कैसे बोल देता है कोई? तो जबकि सबका रहता है नौकरी पकड़ लो ठीक रहेगा, वरना भूखे मरोगे। भूखे नहीं मरा आज तक। और बड़ी मजेदार बात है कि 45 के हो गए, आज तक एक भी नौकरी नहीं की है। और ऐसा भी नहीं था कि घर पे कोई कहीं पे वो खेती बाड़ी है कि चले जाते हो। इलाहाबाद में मुट्ठीगंज में घर था, वहीं वो घर भी गिर गया है। पॉइंट ये कि हिम्मत, वो शायद हम किस्मत वाले थे कि भगवान ने हिम्मत दे दी। तो मैं किसी को संदेश यूथ को नहीं दूंगा, उनकी पिछली पीढ़ी माँ बाप को बोलूंगा डराओ मत, उनको डरपोक मत बनाओ। उनसे बोलो बेटा जी लोगे एक ही जिंदगी, मजे करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो जिस दिन बोलेंगे ना वो सब कुछ कर देंगे। तो हम लोग आज का एपिसोड इसको यहीं पर अब आगे विराम देंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग इस एपिसोड को देखेंगे, वो चाहे इलाहाबादी हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे कोई हो, निश्चित तौर पर उनको भी मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा एपिसोड था और जल्दी फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्त समय में से हमारे इस एपिसोड के लिए, द विजडम वीव के लिए समय निकाला। और कुछ इलाहाबाद की और कुछ और बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राहुल जी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको, वीडियो को लाइक करिए। आपको लगता है और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा उन तक शेयर करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आगे और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी, इलाहाबाद की भी होंगी,
अन्य स्थानों की भी होंगी, एकेडमिक्स की भी होंगी, हिस्ट्री की भी होंगी, फिलॉसफी की, माइथोलॉजी की, और न जाने किस किस विषयों पर जैसा विषय का माहौल बनेगा वैसी बातें होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया है। अपनी प्लेलिस्ट से अपनी पसंद के एपिसोड देखिए, इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।